दोस्तों, टर्की देश दुनिया में जिस जगह पर मौजूद है, जो उसकी लोकेशन है या जो उसकी कंप्लीट जियोग्राफी है, उसके बारे में अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि ये अपने आप में ही एक मिरेकल है, मतलब कि चमत्कार है। क्योंकि इस मामले में टर्की को कुदरत ने जिन हैरान कर देने वाली चीज़ों से नवाजा है, यकीनी तौर पर दुनिया के किसी दूसरे देश के केस में ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। ये बात तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दौर का टर्की कभी ओटोमन एम्पायर हुआ करता था, सल्तनत उस्मानिया हुआ करती थी, जो दुनिया के एक बड़े इलाके पर फैली हुई थी। आज के दौर में ये सिमट कर सिर्फ अनातोलिया के इलाके पर ही रह गया है, या दूसरी ज़बान में कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ उस ब्रिज पर रह गया है कि जो एशिया और यूरोप को आपस में एक दूसरे से मिलाता है, मतलब के बीच में पुल का काम करता है। और ये चीज़ टर्की की वो पहली बड़ी ताकत है जो जाहिर सी बात है उसको कुदरती तौर पर मिली है। साथियों, अनातोलिया का ये पूरा इलाका, मतलब कि ये जो पूरा मॉडर्न टर्की है, ये देखने में भले ही छोटा सा महसूस होता हो, लेकिन ये दुनिया के सबसे कीमती इलाकों में से एक है। यही वजह है कि अगर आप लोग पिछले 2-3 हज़ार साल के इतिहास पर भी नजर डालेंगे तो देखेंगे कि हमेशा जो भी बड़ी और ताकतवर सल्तनत खड़ी हुई है या खड़े होने की उसने कोशिशें भी शुरू की हैं, तो सबसे पहले इसी जमीन पर नजरें जमाई हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी भी तरीके से अनातोलिया का ये खास इलाका उनके पास आ गया तो फिर तो वो न जाने क्या क्या कर डालेंगे। टर्की के नॉर्थ पर नजर डालें तो बास्फोरस स्ट्रेट मौजूद है, मतलब कि समुद्र में मौजूद वही स्ट्रेट, वही लाइन कि जो ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। और इसी स्ट्रेट की वजह से ही ऐतिहासिक शहर मतलब कि इस्तांबुल वजूद में आया, जो इस स्ट्रेट के दोनों तरफ मौजूद है। एक तरफ की साइड यूरोप में लगती है, जबकि दूसरी साइड एशिया में लगती है। और इस तरह से इस्तांबुल मतलब कि कुस्तुनतुनिया दुनिया का वो अनोखा शहर बन जाता है कि जो दुनिया के दो महाद्वीपों में, मतलब कि एशिया और यूरोप दोनों में मौजूद है। टर्की के भूगोल में एक और करिश्माई चीज, एक और हैरान कर देने वाली चीज, ये एक दूसरी स्ट्रेट है कि जिसको दुनिया में डार्डेनल्स स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा समुद्री तंग सा रास्ता है कि जो दुनिया के बड़े से नक्शे में अगर देखेंगे तो दूर से एक नहर सी महसूस होती है, मगर हकीकत तो ये है कि ये एक छोटा सा चौक पॉइंट दरअसल अनातोलिया के इस पूरे इलाके को सदर्न यूरोप, बल्कान, ग्रीक और इस तरह के बेशुमार इलाकों से कनेक्ट करता है। और ये पूरा ही इलाका मिलकर एक ऐसा इलाका बनता है कि जो ऐतिहासिक तौर पर बड़ी बड़ी सल्तनतों का हमेशा से गढ़ रहा है। चाहे रोमन्स रहे हों, पर्शियंस रहे हों और आखिर में ऑटोमन एम्पायर रहा हो, सबने ही इस इलाके पर पंजे गाड़े और फिर पूरी दुनिया पर राज किया। दोस्तों, ये तो बस अभी शुरुआत है और ये चीजें तो आप लोगों ने ऑलरेडी सुन भी रखी होंगी, वरना टर्की की जमीन से ऐसे ऐसे राज जुड़े हुए हैं कि जो आप लोगों को यकीनी तौर पर हैरान कर देंगे। मिसाल के तौर पर टर्की की नदन साइड में ये एक बड़ा सा पहाड़ी सिलसिला है कि जिसको आमतौर पर दुनिया में पोंटेक माउंटेन रेंज कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर बताई जाती है और इसी वजह से ही टर्की का जो ज़्यादातर फर्टाइल एरिया है, मतलब कि उपजाऊ ज़मीन है, वो भी इधर ही मौजूद है। जबकि पूरे टर्की का वो 70% इलाका कि जो काफ़ी गर्म है, वो इसके नीचे मतलब कि उस साइड में मौजूद है कि जो मिडिल ईस्ट मतलब कि इराक और सीरिया जैसे देशों से लगता है। सदर्न साइड का यही जो लगभग 70% के करीब इलाका सबसे ज़्यादा गर्म है, यही दरअसल सबसे ज़्यादा सूखा भी माना जाता है। जबकि टर्की की ज़्यादातर आबादी, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, वो वेस्टर्न साइड में मतलब कि यूरोप की साइड में रहती है, क्योंकि इधर ही इसके बड़े बड़े शहर जैसा कि इस्तांबुल, बरसा, इज़मीर, अंकारा और अंतालिया वगैरह मौजूद हैं। और इसके पीछे मेन फैक्टर भी यही है, क्योंकि टर्की की जो नदन साइड है और इसके अलावा ये जो वेस्टर्न साइड है, ये काफ़ी हद तक ठंडी है और साथ ही साथ इधर की ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ मतलब कि फर्टाइल है, तो लोग भी इधर ही रहना पसंद करते हैं। जबकि नीचे की बची हुई ज़्यादातर ज़मीन काफ़ी हद तक खुश्क और गर्म मानी जाती है। अब इस अजीब तरीके से टर्की के कुछ खास हिस्से का ठंडा और फर्टाइल होना, बाकी का गर्म और सूखा होना, ये भी दरअसल इन्हीं पहाड़ों की वजह से है। क्योंकि होता ये है कि ऊपर मौजूद जो ब्लैक सी है, वहाँ से जब पानी से बादल बनकर टर्की की तरफ आते हैं, तो ये जो 4000 मीटर लंबे लंबे पहाड़ हैं, इनकी वजह से ये बादल टर्की के अंदर एंटर ही नहीं हो पाते हैं और टर्की की ये जो पूरी नदन साइड है, इधर ही बरस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ये इलाका न सिर्फ ठंडा बल्कि फर्टाइल रहता है। जबकि नीचे का ज़्यादातर इलाका कि जो मिडिल ईस्ट से जाकर कनेक्ट हो जाता है, वो मिडिल ईस्ट के ही ज़्यादातर देशों की तरह सूखा और गर्म रहता है। अब क्योंकि टर्की के बारे में ख़ास बात ये है कि इससे 2 समुद्र लगते हैं, तो इस वजह से पिछले हज़ारों साल से ही टर्की के पास दुनिया की हर मार्केट का एक्सेस रहा है।
इससे उलट जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको हमेशा दूसरी मार्केट तक पहुंचने के लिए टर्की का मोहताज होना पड़ा है। 6th सेंचुरी में ये इलाका पर्शियन एम्पायर का पावर हाउस माना जाता था, क्योंकि दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी ताकतें थीं, जो मार्केट्स थे, उनसे वो इसी के जरिए से कनेक्ट रहा करते थे। जबकि किसी दौर में जब अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने भी अपनी कैंपेन शुरू की थी तो सबसे पहले अनातोलिया के इसी इलाके को ही फतह किया था, और इसको फतह करने के बाद फिर पर्शियन एम्पायर कितनी तेजी के साथ कोलैप्स कर गया था, दुनिया को महसूस भी नहीं हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही मामला ऑटोमन एम्पायर के साथ भी हुआ था। हालांकि अनातोलिया इलाके को तो उन्होंने फतह नहीं किया क्योंकि वो यहीं से ही शुरू हुए थे, लेकिन अनातोलिया की जो मेन जड़ है, जो इसकी गर्दन है, जो सबसे बड़ी ताकत है, मतलब कि इस्तांबुल शहर के जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, उसको फतह करने में उनको हद से ज़्यादा वक्त, हद से ज़्यादा कोशिश लगी। लेकिन जैसे ही वो एक बार इसको फतह करने में कामयाब हो गए थे, उसके बाद तो मानो बड़ी तेज़ी के साथ आधी दुनिया पर छा गए थे। ऑटोमन्स के इस इलाके पर छा जाने का ही नतीजा था कि फिर यूरोपियंस लोग बिजनेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए इतना परेशान हुए कि उनको नए रास्तों की तलाश में समुद्र में निकलना पड़ा, और इसी तलाश के नतीजे में ही कोई तो इंडिया तक आने में कामयाब रहा, तो कोई धोखे से अमेरिका पहुंचा, और इस तरह से अमेरिका की भी खोज हुई। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि जैसा कि हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि पिछले हजारों साल से ही अनातोलिया, मतलब कि मॉडर्न टर्की का ये पूरा इलाका यूरोप और एशिया के बीच एक पुल का काम किया करता था। मतलब एशिया में चाहे इंडिया हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हों, चाइना हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, ये सारे इलाके हों, इन सभी का माल यूरोप तक अगर पहुंचा करता था तो इसी रास्ते, मतलब कि टर्की होकर ही पहुंचा करता था। और अब जाहिर सी बात है, इस इलाके पर ऑटोमन एम्पायर का राज था, तो टैक्स वगैरह हो या बाकी चीज़ें हों, वो सब अपने हिसाब से ही फिक्स किया करते थे। दोस्तों, टर्की के भूगोल में एक और यूनिक और हैरान कर देने वाली चीज़ ये टॉरस माउंटेन रेंज है, जो दरअसल नीचे की साइड में मौजूद है और जिसने टर्की को हमेशा से ही एक नेचुरल प्रोटेक्शन दिया है। मिसाल के तौर पर 13वीं सेंचुरी में ही अगर चलें कि जब दुनिया में मंगोल नाम का एक तूफान छाया हुआ था कि जो साल तो छोड़िए बल्कि महीनों में ही हजारों किलोमीटर का इलाका अपने अंदर हड़प लिया करते थे, वो दुनिया के बाकी ज्यादातर इलाकों की तरह जाहिर है अजरबैजान और ईरान को फतह करते हुए टर्की के बॉर्डर पर भी पहुंच गए। लेकिन मंगोलों के लिए यहाँ हालात बिल्कुल अलग साबित हुए, क्योंकि टर्की के इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों ने मंगोल जैसे बड़े तूफान का रास्ता रोक डाला। मंगोलों के लिए ये पहाड़ कितने ज्यादा मुश्किल और खतरनाक साबित हुए, इस बात का अंदाजा आप लोग बस इसी बात से लगा सकते हैं कि वो मंगोल कौम कि जो अपने मंगोलिया के इलाके से अगले सिर्फ 5 से 6 साल के अंदर हजारों किलोमीटर का लंबा इलाका तय करते हुए यूरोप तक पहुंच गई थी, उसी मंगोल कौम को अजरबैजान से टर्की के शहर अर्जुरम तक पहुंचने में 10 साल लग गए थे। बावजूद इसके कि ये टर्किश शहर तो ईस्ट में ही मौजूद है, मतलब कि अजरबैजान की ही साइड में मौजूद है, और इन दोनों का डिस्टेंस भी बमुश्किल 560 या फिर 570 किलोमीटर के करीब बनता है। अब क्योंकि ये इलाका मुश्किलों से भरा हुआ है और सूखा भी है, गर्म भी है, जमीन इधर की ज्यादा फर्टाइल भी नहीं है, टर्किश लोग भी दूसरी साइड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे कि इधर का ये जो पूरा इलाका है, ये चाहे इकोनॉमिकली बात कर ली जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लिया जाए या बाकी चीज़ों को भी देख लिया जाए, हर मामले में टर्की के बाकी इलाके से काफ़ी पीछे नजर आता है। और वैसे भी इन सारे इलाकों में तुर्क लोगों की बजाय कुर्द लोग ज़्यादा रहते हैं। टर्की में रहने वाले जो कुर्द लोग हैं वो देश की टोटल आबादी का 15% बनते हैं, और ये लोग जनरली जो टर्की की ईस्टर्न और सदर्न साइड है वहीं पर रहते हैं। सिर्फ टर्की में ही नहीं बल्कि टर्की की इस साइड से जो बाकी देश भी बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसा कि सीरिया, इराक या ईरान वगैरह, उन देशों में भी इस साइड में कुर्द लोग ही रहते हैं, और इन सभी की आबादी मिलाकर लगभग 3-4 करोड़ के करीब बनती है। और इस तरह से ये दुनिया की इकलौती ऐसी एथनिसिटी बनती है कि जिनकी आबादी इतनी ज़्यादा है मगर उसके बावजूद भी इनका दुनिया के अंदर कोई भी देश नहीं है। यही वजह है कि ये टर्की समेत आसपास के जितने भी देशों में रह रहे हैं वहाँ पर पिछले 100 सालों से ही वक्त वक्त पर अपने देश को लेकर मूवमेंट चलाते रहते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि टर्की की मिलिट्री भी अपने पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी साइड में किसी बॉर्डर पर एक्टिव रहती है तो वो दरअसल यही एरिया है। कभी तो इस साइड में आकर वो अपने देश के अंदर ही एयर स्ट्राइक करते हैं, बड़े बड़े मिशन चलाते हैं, तो कभी थोड़ा और आगे बढ़कर मतलब आसपास के जो देश हैं, मतलब कि इराक और सीरिया में भी एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर भी ऑपरेशन चलाते हैं। सीरिया के अंदर तो टर्की क्या क्या करता आया है या क्या कर चुका है ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए
कि अब आप ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मिलिट्री के लिहाज से भी टर्की के लिए सबसे कमज़ोर इलाका यही साइड है। टर्की की ज़मीन की खूबियों के बारे में बात हो और टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बारे में बात ना की जाए, मतलब कि फरात और दिजला का जिक्र ना किया जाए, ये तो भला मुमकिन ही नहीं है। ये दो वो ऐतिहासिक नहरें हैं कि जिनका हज़ारों साल पुरानी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक किताबें तो छोड़िए बल्कि धार्मिक किताबों में भी जिक्र है। इवन इस्लाम में तो क़यामत की कुछ निशानियों को भी इनके साथ जोड़कर देखा जाता है। ये दोनों नहरें भी दरअसल टर्की से पहाड़ों से निकलती हैं और ऑटोमन एम्पायर भी किसी दौर में बाकी सल्तनतों के साथ तिजारत वगैरह का सामान इन्हीं दो रिवर्स के जरिए से भेजा करते थे। हालांकि पिछले कुछ वक्त से ये भी देखा गया है कि यही दो ऐतिहासिक रिवर्स सीरिया, इराक और टर्की के बीच लड़ाई की भी वजह बन रही हैं, क्योंकि अब टर्की अपने बहुत सारे फायदों के लिए इनके ऊपर डैम्स बना रहा है, जिसकी वजह से जाहिर है आगे जाकर मतलब कि सीरिया और इराक में पहुंचकर इन नहरों का जो पानी होगा, उसका जो फ्लो होगा वो काफी कम हो जाएगा। टर्की के साथ दो समुद्र का लगना और उसके बाद एशिया और यूरोप के बीच में एक पुल का काम करना आज भी टर्की के लिए बहुत फायदे की चीज है। इसकी जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी वजह से आता है। अब क्योंकि बास्फोरस और डार्डेनल्स दोनों स्ट्रेट्स भी इसी के कंट्रोल में हैं, तो जो भी शिप्स यहाँ से निकलते हैं उन सबको भी टर्की को ही फीस पे करना होती है। ये लोकेशन का ही फैक्टर है कि जब दुनिया दो ग्रुप में बढ़ जाती है, मतलब कि अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया और चाइना के खेमे में, तब भी टर्की ज्यादातर हम देखते हैं कि दोनों तरफ के लड्डू ही हाथ में लेकर घूम रहा होता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी टर्की ईस्ट और वेस्ट दोनों की मजबूरी है। आज के मॉडर्न दौर में भी जो ट्रेड के लिए बहुत सारे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं वो या तो टर्की से होकर गुजर रहे हैं या फिर फ्यूचर में टर्की से होकर ही गुजरेंगे। ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर्स के जो टर्की को बाईपास करके प्लान किए गए वो या तो कामयाब हुए ही नहीं या फिर फ्यूचर में भी उनके कामयाब होने के चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।